नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला चैप्टर है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे स्टेट लेवल एग्जाम या फिर यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है जो फर्दर आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो वेटेज है वो लगभग हर साल देखा जाए तो बढ़ता ही जा रहा है। और अगर मिनिमम देखें तो 3 to 4 क्वेश्चन पर ईयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से वेटेज जो है क्वेश्चन की वो आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सबसे पहला स्लाइड जो है इसको मैंने ऐसे बस एक एनालिसिस के लिए लगाया कि आप लोग सबसे पहले एनालिसिस करें, एक तरीके से कहानी की तरह इसको समझिए। 1600 में हमारे ब्रिटिश आते हैं इंडिया, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। सारे जो दीवानी राइट्स होते हैं, दीवानी राइट्स कंपनी को मिल जाते हैं। फिर कंपनी वहां से रूल स्टार्ट करती है, कंपनी बहुत ज्यादा करप्शन हो जाते हैं। तो उसके बाद वेरियस एक्ट्स जो क्राउन पास करती है। क्राउन क्या होती है? जो ब्रिटेन जिसकी इंडिया कॉलोनी है, जैसे इंडिया, ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए हमारी इंडिया है, इंडिया हमारी किसकी कॉलोनी है? ब्रिटेन की कॉलोनी है। और ब्रिटेन का यहाँ पे, तो ब्रिटेन वहां से रूल करता था, तो वहां से वो एक्ट्स बनाता था और वो एक्ट्स यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पास किए जाते थे। क्यों पास किए जाते थे? क्योंकि बहुत सारे करप्शन हो जाते थे। मतलब जैसे आज के टाइम पे भी अगर इंडिया में भी देखें तो कोई भी एक्ट ऐसे पास होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है, बहुत सी चीजें दिक्कत आती है, तो उसको अमेंड भी किया जाता है, चेंज भी किया जाता है। वही सेम चीज है, उस टाइम बहुत से ऐसे एक्ट पास किए गए थे जिससे कंपनी रेगुलेट हो सके। उसी में सबसे पहला एक्ट जो पास किया जाता है वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का पास होता है 1773 में। इसमें सबसे मेन चीज जो होती है, मेन चीज क्या चेंज की जाती है? जो डेजिग्नेशन होती है वो चेंज की जाती है। यानी 3 प्रेसिडेंसी थी, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है तो 3 प्रेसिडेंसी है, ये है बंगाल, ये है बॉम्बे, है मद्रास। तो तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर होते थे। तो इन लोगों को गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास ऐसे करके डिनोट किया जाता था। इसी 1773 एक्ट में इसको चेंज कर दिया जाता। अब इसको क्या बोला जाने लगा? गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसमें एक और चीज क्या चेंज की? तो ये जो ये बॉम्बे और ये मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको इसी का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है, तो अभी ओवरऑल है। इसके बाद में जो आगे की स्लाइड्स मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है, अभी कंफ्यूज मत होइए, आगे हम लोग चलते हैं। फिर 1773 के एक्ट में बहुत से ऐसे प्रोविजंस थे जो उस तरीके पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। ठीक, तो उसको अमेंड, मतलब उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया 1781 में। क्यों पास किया गया? क्योंकि 1777 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी 2 काउंसिल होती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, तो इन दोनों ने एक कंप्लेन की सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इसमें 1773 के एक्ट बाद एक सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश की गई थी। 1774 में उसके सबसे पहले सीजीआई थे एच जे कनिया, सॉरी वो तो हमारे इंडिया के थे, एलिजा एम्पे। सॉरी इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौन से सबसे पहले? एलिजा एम्पे, ये हमारे सबसे पहले सीजीआई थे। तो इनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की जाती है। फिर उसके बाद एक क्राउन द्वारा एक कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। उस कमेटी ने ऐसा सजेस्ट किया कि नहीं, एक थोड़े से रिफॉर्म की जरूरत है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट उस टाइम पास होता है। फिर उसके बाद 1784 में कौन सा एक्ट आता है? हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में वही सेम चीजें, कोई चीजें जो छूट गई, कोई चीजें रह गई, तो उसको उसमें ऐड किया गया। और उसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट एक्ट्स आते हैं जिसको हम लोग चार्टर एक्ट बोलते हैं। और चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में, 1833 में, 1853 में। तो ये 3 जो एक्ट है, इसको बेसिकली ऐसे याद करिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, यानी जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें इसको हर साल मतलब इसको जो ट्रेड मोनोपोली थी, इसको हर 20 ईयर्स में इसको एक्सटेंड किया जाता था। तो हर 20 ईयर्स, अब 1813 से देखेंगे तो 20 में प्लस करेंगे क्या आएगा? 1833 आएगा। फिर इसमें 20 प्लस करेंगे तो इसमें 1853 आएगा। ये तीनों एक्ट यहीं पे फिर समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त हो जाते हैं? क्योंकि 1857 हमारा सबसे पहले क्या होता है? रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम हुआ, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। फिर इसके बाद ऐसा कंपनी को, मतलब कंपनी इसको, मतलब इंडिया को अच्छे से रूल नहीं कर पा रही थी, जो गवर्निंग बॉडी थी अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रही थी। तो क्राउन ने ऐसा सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो कंपनी रूल है, कंपनी रूल को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसमें एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये है कि कंपनी रूल कब से कब तक था? कंपनी रूल हमारा कब से कब तक था? 1773 से लेके 1858 तक था। और इस कंपनी रूल के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली बात है? सबसे इंपॉर्टेंट 1765 का इलाहाबाद ट्रीटी, ये बहुत पूछा जाता है। और इलाहाबाद की ट्रीटी किसके किसके बीच में थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में थी, और जो दूसरे 2 मेंबर्स थे इंडिया के, वो कौन कौन थे? वो लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला एक्ट जो क्राउन ने पास किया था वो था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमारा
विलियम पिट्स, सॉरी पिट्स एंड एक्ट, ये इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम ही था विलियम पिट्स, जिन्होंने ये पास किया था, इसीलिए इसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट। फिर चार्टर एक्ट, मैंने बताया कि ये टोटल तीन चार्टर एक्ट हैं, ये कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसको इंक्रीज करने के लिए, जो तीन है ये कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली उसको एक्सटेंड करने के लिए चार्टर एक्ट पास किए गए। यहीं पे हमारा कंप्लीट रूल होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं अपने क्राउन रूल पे। क्राउन रूल पे ऐसा था कि जो कंपनी है, कंपनी अच्छे से रूल इसलिए नहीं कर पा रही थी, अच्छे से गवर्न इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो लॉ मेकिंग बॉडी थी, लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी थी, उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन एकदम जीरो था। तो कंपनी ने ऐसा सोचा कि हम लोग ऐसा प्रॉमिस किया कि अब हम लोग गुड गवर्नेंस लाएंगे। क्या लाएंगे हम लोग? गुड गवर्नेंस लाएंगे। तो 1858 में सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी इसको मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वन सेक, इसको डिलीट कर देता हूँ उतना दूर का, ये स्लाइड उसमें अपलोड कर दूंगा। तो जो सबसे पहला एक्ट कब आया है, सॉरी 1857 की रिवोल्ट के बाद जो सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो कब आया? 1858 में आया है। और इसमें सबसे मेन चीज जो थी, जो गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन थी, इसको चेंज कर दी, इसको वायसरॉय ऑफ इंडिया बोले जाने लगा। यानी अब पूरी तरह से इंडिया का नाम आ गया। अब जैसे पहले था प्रेसिडेंसीज का नाम, अब इंडिया का नाम आने लगा। ठीक, तो इसके थ्रू इन 1858 में ही इन लोगों ने इन लोगों ने बोला था कि हम लोग क्या लाएंगे? गुड गवर्नेंस का प्रॉमिस करेंगे। मतलब गुड गवर्नेंस की इन लोगों ने प्रॉमिस की थी कि हम लोग गुड गवर्नेंस लाएंगे, यानी इंडियंस का यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की पार्टिसिपेशन हम लोग बढ़ा देंगे, सीट्स इंक्रीज कर देंगे। तो इसके अंदर हमारे कितने एक्ट आते हैं? टोटल 3 एक्ट आते हैं। कौन कौन से एक्ट आते हैं? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1909 यानी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें बेसिकली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर थोड़ा वर्क किया गया, तो उन सबकी सीट्स जो है उन सभी सीट्स को इंक्रीज किया गया था। क्या किया गया था? इंक्रीज किया गया था। हम लोग आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी थोड़ा मेरा कैमरा हिल गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया है ये कब कब आया है? सबसे पहला एक्ट आया हमारा 1858 में आया। ये क्या था? इसके थ्रू जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है इन सब में थोड़े चेंज लगे, इन लोग में थोड़े रिफॉर्म लगे, वही सेम चीज है। और याद रखिएगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें बहुत सी चीजें इन सभी एक्ट से उठाई भी गई। अगर जैसे मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला चैप्टर है, मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब चीजें आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो 1919 में सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, सॉरी दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और फिर 1935 में आता है। और वही सेम चीज है, इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन की बात हुई थी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, प्रोविंशियल इलेक्शन की बात हुई थी, डायरेक्टी की बात हुई थी, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। और कितने प्रोविंस थे? टोटल 11 प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में बहुत से रिफॉर्म लाए गए थे, बहुत बहुत बड़ा है। इसी में आरबीआई की भी स्थापना हुई थी, इसी में फेडरलिज्म भी आया था, फेडरल कोर्ट्स की भी स्थापना हुई थी, बहुत सी चीजें इसको हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। फिर हम लोग सबसे फाइनल 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये आया तो हमारे जो देश है वो आजाद हो गया। तो यानी दो तरीके का रूल है हमारा। कंपनी रूल कब से कब तक, सॉरी इससे मैं हाईलाइट करता हूँ, कंपनी रूल हमारा कब से कब तक चला है? 1773 से 1858 तक। और क्राउन रूल हमारा कब से कब तक रहा है? वो हमारा रहा है 1858 से 1947 तक। और उसी के अंदर ये इतने ढेर सारे ये सारे एक्ट्स हैं, प्रोविजन है, और इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला चैप्टर बोला जाता है। और इस चैप्टर का क्या नाम है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम लोग लाइन वाइज लाइन चलते हैं सारे स्लाइड्स पे। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, डिलीट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक तरीके से अब आप लोग बस क्वेश्चन, सॉरी अपना नोट्स लेके बैठे, बस अब तक इसमें नोट्स बनाइए। मैं लाइन वाइज लाइन इसको पढ़ के बताऊंगा। सॉरी, हाँ ये रहा। In 1600, British arrived in India as traders in the form of East India Company under charter granted by Queen Elizabeth I. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारी 1600 में इंडिया में आती है। कौन से चार्टर के अंदर वो आती है? रॉयल चार्टर, मतलब जो एक फरमान होता है वो जाहिर वो ग्रांट किया जाता है। वो कौन ग्रांट करती है? जो उस टाइम की जो क्वीन होती है, क्वीन एलिजाबेथ I, इसको ग्रांट करती है। तो जो ब्रिटिश है वो हमारे इंडिया में आते हैं। और कौन से ब्रिटिश? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी वो इंडिया में आती है। फिर आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764, यानी 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसको जीतने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है गेन्ड दीवानी राइट्स, ऑल्सो राइट्स ओवर रेवेन्यू, यानी जो रेवेन्यू के राइट्स है, सिविल नहीं, रेवेन्यू के राइट्स है, टैक्स कलेक्शन के राइट्स है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया। और कौन इस वॉर को जीता था? वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे वो। उसके बाद
कौन कौन से प्रोविंस के अंडर दीवानी राइट्स उन लोगों ने गेन किए थे? कौन कौन से? 3 प्रोविंस थे टोटल, 3 प्रोविंस थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये उस टाइम पे इसका नाम उड़ीसा ही था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के थ्रू उन लोगों ने दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू के राइट्स उन लोगों ने गेन कर लिए। और कब गेन किए थे? जब 1765 का इलाहाबाद ट्रीटी हुआ था। कब हुआ था ट्रीटी? इलाहाबाद ट्रीटी कब? तो 1765 में। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे इसको नोट किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। और देखिए ये है ट्रीटी, यहाँ पे साइन की जा रही है, ये इसका एक इमेज है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पास वेरियस एक्ट्स टू रेगुलेट ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बहुत से एक्ट ऐसे लाए गए। उसे इस एक्ट का इस एक्ट का नाम ही रेगुलेटेड इस क्यों रखा गया? क्योंकि कंपनी को रेगुलेट किया करने वाला एक्ट था ये। तो ये क्यों पास किया गया? तो सबसे पहला कारण था उसको पास करने का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, दूसरा इनएफिशिएंट डुअल सिस्टम, तीसरा पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथा डिफीट अगेंस्ट मैसूर, पांचवा करप्शन। और जो करप्शन है ना, ये करप्शन ऐसे देखा जाए तो एकदम एकदम ये मेन रीजन इसको बोला जाता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है, तीन से प्रेसिडेंसी, अब वहां से पूरी तरीके से मैनेज करना फाइनेंशियल वे में एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता था। तो पूरी तरीके से जो कंपनी की जो इकोनॉमी थी वो अच्छे से टिक ही नहीं पा रही थी। जो क्राउन था, क्राउन पर उतने पैसे पहुंच नहीं रहे थे। तो फाइनेंशियल एक तरीके से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था बहुत ज्यादा। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत 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 वीक एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे यहाँ पे लिखा ना पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बहुत वीक एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके बाद करप्शन, जो सबसे मेन कारण है वो करप्शन ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो एज अ गवर्निंग बॉडी अपॉइंट किया जाता था क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो एक तरीके से वो बहुत अमीर हो जाता था, खुद वो रिच हो जाता। वो ऐसा ऐसा बहुत से एनसीईआरटी बुक्स में भी लिखा है तो 2-2 महीने में उन लोग की इनकम अच्छी खासी हो जाती थी कि लोग महल खड़ा कर सकते थे। तो ऐसी इनकम मुझे, लेकिन जो क्राउन की जीडीपी अभी भी उतनी है नॉर्मली, सॉरी इकोनॉमी जो उतनी नॉर्मली है, ऊपर से घटती जा रही है। तो करप्शन बहुत मैसिव लेवल पे था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया। इसका नाम है रेगुलेट करना, सारी चीजों को रेगुलेट करना। तो सबसे पहला इसमें कौन सा प्रोविजन पास किया गया था? जो सबसे पहले था डेजिग्नेशन, यानी जो पोस्ट है उसको चेंज कर दिया, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, सॉरी, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने जाने लगा। और सबसे पहले कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। ये कौन थे? सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और दूसरा सेंट्रलाइजेशन किया गया। सेंट्रलाइजेशन यानी जो बंगाल है, बंगाल को एक तरीके से मेन पावर बना दिया गया। कैसे मेन पावर बना दिया गया? जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे, इन लोग को सब ऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी अब इन लोग की पावर एक तरीके से छीन ली गई, ठीक। और किसको दे दी गई? जो हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी है उसको दे दी गई। और क्या बोलते हैं, कौन सा डेजिग्नेशन चेंज हुआ? डेजिग्नेशन ये चेंज हुआ कि इनको पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोला, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन कलकत्ता 1774, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। एक सुप्रीम कोर्ट को लाया गया, 1773 के एक्ट में पास किया गया, और 1774 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। और एलिजा एम्पे जो थे सबसे पहले हमारे इसके सीजीआई बने थे। चौथा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी एक तरीके से अकाउंट्स को मैनेज किया जाने। जैसे इसके पहले क्या था, 1765 के बाद यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारे के सारे रिवेन्यू के राइट्स थे, सिविल मामले के राइट्स थे, मिलिट्री मामले के राइट्स थे। तो उन लोग क्या करते थे, एक तरीके से होता है ना कि तानाशाह टाइप के बन गए थे। उन लोग को कोई चीज वहां पे अच्छे से रिप्रेजेंट करने आती नहीं थी, ना करते थे उन लोग। करप्शन बहुत मैसिव लेवल पे था, अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज की थी नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी लाई गई, यानी रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री मैटर्स को, इन सबको किसके अंडर कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दिया गया, ताकि पूरी की पूरी इन लोग के ऊपर एक तरीके से आइज रहे कि इन लोग को कौन कौन सी इनकम कहाँ से आ रही है, कितना टैक्स वहां पे जनरेट हो रहा है, कितना वहां पे लिया जा रहा है, सब कुछ एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी लगी। और ऑल द मैटर्स, यानी रिवेन्यू के ऊपर, सिविल के ऊपर, मिलिट्री मैटर्स के ऊपर एक कोई किसी का अधिकार हो, सुप्रीमेसी हो गई। इसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, ये आ गई। अब 1773 एक्ट में इतनी चीजें थी। सबसे पहला क्या था? डेजिग्नेशन, सॉरी फिर से लाता हूँ मैं, हाँ ब्लू कलर। डेजिग्नेशन, सबसे पहला क्या था? डेजिग्नेशन क्या चेंज कर देगी? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। सबसे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहला फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है हमारा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कब पास हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। दूसरा, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। तीसरा क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स को हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और चौथा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो पावर थी इन लोग को छीन लिया गया, सबऑर्डिनेट बना देगा बंगाल प्रेसिडेंसी की। चौथा, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ अंडर द एक्ट ऑफ 1773,
कलकत्ता में 1774 में। और सबसे पहले इनके जो CGI थी वो कौन थे हमारे, एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे, ये हमारे सबसे पहले CGI थी। और उसके इनके बाद भी ये मेन थी, उनके अंदर भी 3 जज और काम करते थे। अकाउंटेबिलिटी तो ये तो जैसे एक तरीके से मैंने एक स्टेट लेवल के एग्जाम के थ्रू मैंने बताया, लेकिन आप लोग अगर नॉर्मल यानी BC D लेवल के हैं आप लोग, तो आप लोग के लिए बस इतना चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आगे मैं बताता ही रहूंगा। बाकी तो आप लोग इसमें इसको पूरी तरीके से नोट भी आप लोग करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। रेगुलेटिंग एक्ट जब पास कर दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के बाद एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया। और कब पास किया गया था हमारा, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पास किया गया था। और ये क्यों पास किया गया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि करप्शन और अकाउंटेबिलिटी बहुत एकदम मैसिव वे में थी। लेकिन ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, 1773 एक्ट के आने के बाद पूरी तरीके से बूस्ट तो हो नहीं जाएगी और इम्प्लीमेंट तो हो नहीं पाएगी, तो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और द EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बहुत से इसमें प्रोविजंस ऐसे थे जो उस टाइम पे फेवरेबल नहीं थे, तो उन सबको पास करने के लिए, उन सबको अमेंड करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और ये क्यों लाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्यों लगा, अगर आप लोग कोई स्टेट पीसीस या फिर UPSC वाले, तो उन लोग के लिए ये क्यों लगे, क्योंकि 1777, ठीक है, यहाँ पे दिया 1777 में एक कंप्लेन दाखिल की जाती है, किसके द्वारा, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे, उन लोग के द्वारा, बोर्ड ऑफ काउंसिल द्वारा, उन लोग के द्वारा एक कंप्लेन दायर की जाती है, किसके थ्रू, मतलब किसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कि सुप्रीम कोर्ट हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे लिखा ना, डिफिकल्टीज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में थोड़ी दिक्कत हो। फिर क्राउन ने क्या किया, क्राउन ने कमिटी को बनाया, कहाँ है कमिटी, ये रही कमिटी, देखिए एक कमिटी बनाया, ठीक है, और उस कमिटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया। उस रिपोर्ट के बाद ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या लाया गया, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। यानी इसके पहले जो था ना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक साथ रहता था, ठीक, एक साथ वर्क करता था, और जो सुप्रीम पावर होती थी कौन होती थी, वो हमारी जुडिशरी होती थी, सुप्रीम कोर्ट होता था, तो उसको सेपरेट कर देगा। अब आप लोग यहाँ से एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे आर्टिकल 50 है, जिसमें सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी दी गई, वो एक तरीके से यहीं से चूज किया गया, यहीं से उठाया गया कि जुडिशरी को सबसे इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया जाए, ठीक। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही आया था, ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया क्यों, इसका नाम ही पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था, क्यों, क्योंकि एक तरीके से जो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए ना, यही है वो विलियम पिट्स, इनको विलियम यंगर पिट्स बोलते हैं, इनका पूरा नाम था, इन्हीं के नाम पे पास हुआ था। कब पास हुआ था, 1784 में पास हुआ था, फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 1784 में पास हुआ था। और इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी, एक तो डुअल गवर्नमेंट यानी डुअल सिस्टम इसमें क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करा गया था। उस डुअल गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करा गया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सी चीजें देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश चीजों को, मतलब ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को फोकस करता था, उस पर ध्यान देता था, उस पर वर्क करता था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी के सारे मैटर्स को फाइनलाइज करती थी, एक तरीके से सुप्रीम हो जाती थी। यानी ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कौन कौन चीजें लाएगी, दो चीजें, एक तो सबसे पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा लाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश के सारे मैटर्स में देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सारे मैटर्स में देखता था, यानी सबसे सुप्रीम होता था, ठीक। और इसके जो मेंबर, सिर्फ 3 मेंबर होते थे, कौन कौन से मेंबर होते, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ही होता था हमारे क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर जो होता था, ठीक। फिर 1786 में एक, मतलब ये इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं, बस मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, 1786 में एक एक्ट पास किया गया टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल, यानी जो काउंसिल थे ना, काउंसिल एक तरीके से इसकी पावर इतनी ज्यादा सुप्रीम हो गई थी कि सारे मैटर्स में अपना दखल अंदाजी करता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंप्लेन किया, तो उसके बाद ही 1786 में क्या बोलते हैं, एक एक्ट पास हुआ था, उसमें बस यही चीज, मेनली यही चीजें थी कि जो काउंसिल का जो डिसीजन है उसको हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बस यही चीज थी, ये टेम्पररी तरीके से था, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है हमारा,
इसको भी मैंने एक तरीके से रिवीजन के लिए रखा है। रिवीजन के लिए क्या है, हम लोग ने क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा 1773 में, इसमें क्या डेजिग्नेशन चेंज कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, और इन दोनों के बीच हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा था। ये कब आया, 1781 में आया है। फिर इसके बीच हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक एक्ट ऑफ 1786 पढ़ा, ये काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड नेगलेक्ट करने के लिए आया था। उसके बाद हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो हमारे चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट कब तक कब आए, चार चार्टर एक्ट आए हैं। कौन कौन से, 1793, 1813, 1833, 1853। ठीक, और ये क्या था, ये जो ट्रेड मोनोपोली हमारी होती थी ना, ट्रेड मोनोपोली को इंक्रीज करने के लिए ये चारों एक्ट्स को पास किया जाता था। हर 20 ईयर्स पे इसको वो एक्सटेंड करने के लिए इसको पास किया जाता था। उसके बाद हमारा क्या क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया हमारा, जब 1857 का रिवोल्ट हो गया था तभी आया है। और कब एक इस टाइम आया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, 1935 में, और उसके बीच में इंडियन काउंसिल एक्ट है। काउंसिल नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि इसको काउंसिल एक्ट क्यों बोला जा रहा है। काउंसिल एक्ट इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, सॉरी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी इंडियंस, उन सबकी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज किया गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब जो उसमें मेन चीजें जो रिकॉग्नाइज करने वाली चीजें मैं बस वही बताऊंगा। चार्टर एक्ट 1793 में क्या मेन चीज थी, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड नेक्स्ट फॉर 20 ईयर्स एंड क्राउन सोनिटी इन इंडिया। यानी एक तरीके से जो ट्रेड मोनोपोली है, जो मोनोपोली ट्रेड की, इसको पूरी तरीके से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सौंप दी गई अगले कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए। यानी पूरी तरीके से उसको सॉवरेन बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इंडिया उन लोग की सॉवरेन एक एरिया बना दिया, लाइक वो कॉलोनी बना दी गई। फिर नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें वही सेम चीज है, यूरोप हैड ग्रेट सफरिंग फ्रॉम ब्रिटिश ट्रेडर्स। यानी जो यूरोप है, यूरोप में उस टाइम पे यूरोप में ब्रिटेन और ये जो जर्मनी, इन दोनों में एक तरीके से वो चालू हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम सॉरी स्ट्रगल एक तरीके से चालू हो गया था। बहुत से गुड्स वहां पे पास होते थे लेकिन उसको यूरोप एक्सेप्ट नहीं करता था, उन लोगों को यहाँ लाना पड़ता और ज्यादा टैक्स लग जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे मेंशन मैंने किया कि एक सफरिंग, मतलब ग्रेट सफरिंग ब्रिटिश ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ जाता था। अब सेकंड इसका क्या है, एंडेड मोनोपोली ऑफ ईआईसी एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी विथ चाइना। यानी जो ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली है, सिर्फ वही हमारे मतलब इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, वो एक तरीके से फिनिश कर दी गई। और कौन कौन चीजें एक्सेप्ट, कौन कौन चीजें रह गई, कौन कौन सी, टी की रह गई, और सॉरी फॉर ट्रेड इन टी रह गई, कहाँ पे, चाइना में ट्रेड की मोनोपोली जो थी वो सिर्फ ईआईसी के पास रह गई, और सारी की सारी चीज इसकी मोनोपोली छीन ली गई। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक तरीके से जो बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन यहाँ से स्टार्ट कर देगा। तो यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, उन लोगों को इंडिया में एक तरीके से अलाउड हो गया कि आप क्रिश्चियन मिशनरीज आइए और अपनी अपनी ब्रांच सेटअप करिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाइए, उन लोग धर्म को, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, रिलीजन कन्वर्जन करवाइए। तो क्रिश्चियन मिशनरीज किसके अंदर आए थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर आए थे। अब उसी हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो स्टेप था एजुकेशन को। अब इन लोगों ने सोचा कि चलो भैया इंडिया को अब एक एजुकेशन भी प्रोवाइड करा देते। तो कौन सी एजुकेशन में 1 लाख ग्रांट किया गया हर साल, 1 लाख ग्रांट किया गया पर ईयर कि इंडियंस को दिया जाएगा एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हम लोग आगे वाले एक्ट में चलते हैं। नेक्स्ट एक्ट है हमारा एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखिए इसमें आप लोग भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, एक्ट ऑफ 70 चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ये भी एक तरीके से जो ट्रेड मोनोपोली है इसको 20 ईयर्स के इंक्रीज करने के लिए एक्सटेंड किया गया था। इसमें भी वही सेम चीज थी, बस उसमें इसमें कि आप ही प्लेयर होंगे इंडिया में, वो चीज खत्म कर दी, मतलब आप ही बिजनेसमैन होंगे, वो चीज खत्म कर दी गई, और लोग भी आ सकते हैं वो फिर, लेकिन फिर भी इसमें 20 ईयर्स को वो किया गया था, क्या बोलते हैं, एक्सटेंड किया गया था। और इसमें 1 लाख रुपी इम्पोज कर दी गई थी कि एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में भी सेम चीज, सारी चीजें वही कि 20 ईयर्स इसमें भी इंक्रीज किया जाएगा। बस एक चीज क्या है, इसमें जो डेजिग्नेशन है ये एक तरीके से चेंज कर दी जाएगी। अब जैसे पहले डेजिग्नेशन क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जैसे हमारा ये इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद एक इंडिया का मैप बना के आप लोग को समझाता हूँ। हाँ, ए ब्लू कलर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है। ऐसे इंडिया का मैप अगर अच्छा बने ना तो कोई ये मत कमेंट में लिख देना कि अरे ये कैसा देशभक्त इंडिया का मैप बता। जैसे मान लीजिए एक इंडिया ठीक ठाक बन गया है। ठीक, अब इसमें पहले 1773 में 3 प्रेसिडेंसी होती थी। कौन कौन सी,
बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। फिर 1773 के एक्ट के बाद इन तीनों को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया था। मर्ज कर दिया गया था ना, इतना तो आपको याद ही होगा। मर्ज करने के बाद अब इसको क्या नाम दे दिया गया था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने जाने लगा। यानी इसके पहले बस गवर्नर बोला जाता था, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। ठीक, अब उसके बाद सॉरी इसमें हो गया, ये करता हूं उसको। जब 1833 का चार्टर एक्ट पास किया गया, तो चार्टर एक्ट में क्या क्या चीजें लाई गई? चार्टर एक्ट में जो डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल वाली, उसको चेंज कर दी गई। पेन चूज कर रहा हूं मैं, उसको चेंज कर दी गई। इसको क्या चेंज कर, जैसे पहले क्या बोला जाता था? गवर्नर ऑफ बंगाल, अब बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब बोला जाने लगा गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोला जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे मेंशन है, देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, इसमें वही सेम चीज थी, एक्स्ट्रा जो ट्रेड मोनोपोली थी, सॉरी जो ट्रेड करने की जो राइट्स थी, मोनोपोली नहीं, उसको 20 साल के लिए और इंक्रीज किया गया। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 1833 के एक्ट ने बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि यहाँ पे तो जब नाम पोस्ट चेंज की जा रही है, पोस्ट चेंज करने के बाद थोड़ी थोड़ी पावर भी तो इंक्रीज की जाएंगी। अब जैसे इसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब उन लोगों को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा था। अब यानी पूरी, अब कोई प्रोविंस नहीं, कोई सेंट्रल नहीं, अभी पूरी की पूरी तरीके से जो ये इंडिया है ना हमारा, ये पूरी कंट्री, अब इसे पूरी तरीके से यहाँ पे रूल कर सकते हैं। लोग क्या कर सकते हैं? पूरी तरीके से रूल कर सकते हैं, पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन लोग को बना दिया गया। कब बनाया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बनाया गया। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब चार्टर एक्ट आएगा 1833 का, तो इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा? चार्टर एक्ट ही आएगा। कौन सा आएगा? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। क्यों? क्योंकि फिर से भाई साहब भी तो ट्रेड मोनोपोली, सॉरी ट्रेड की जो राइट है उसको इंक्रीज करना है। अच्छा, इसमें देखिए और भी इसमें आगे चीजें हैं। इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ। ये, हाँ, इट डिप्रोवाइड, अरे यार ये क्या है, सॉरी, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। यानी जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंदर जो और दो गवर्नर होते थे ना, बॉम्बे और मद्रास के, इन दोनों की जो पावर थी, जो छीन ली गई थी, एक तरीके से रिस्टोर कर दी गई। कौन से चार्टर एक्ट में? 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक, फिर एक लॉ मेंबर वाज एडेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी उस टाइम भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अलग सब्जेक्ट्स थे। और उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। ठीक, जो लॉ इंप्लीमेंट करवाते हैं। ठीक, लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? जो लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉ मेकिंग के प्रोसेस में आते हैं। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है, और जुडिशरी होता है जो इन दोनों ने लॉ बनाए, इन्होंने इम्प्लीमेंट करा, इसको इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आ गई या फिर इन लोगों को जो राइट्स प्रोवाइड किए गए उसमें कोई दिक्कत है, तो उसमें न्याय देने का काम जुडिशरी करता है। तो एग्जीक्यूटिव में एक नई बॉडी को ऐड करा गया। कौन सी नई बॉडी थी? वो बॉडी थी हमारी लॉ कमीशन। और सबसे पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? हमारे लॉर्ड मैकॉले। और ये चेयरमैन कब बने थे? 1834 में। यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है वो चेंज करके इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। फिर एक तरीके से इसको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना देगा ईआईसी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद एक लॉ कमीशन की स्टैब्लिशमेंट होती है। सबसे पहले चेयरमैन होते हैं हमारे लॉर्ड मैकॉले होते हैं। फिर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स इंक्लूडिंग, यानी जो एक तरीके से ओपन कंपटीशन यहाँ पे खोल दिया गया कि जैसे आज के भारत में यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स को ऑप्ट करता है, एग्जाम होता है। ठीक, तो उस टाइम पे जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था तो इंडिया में नहीं होता था, वो ब्रिटेन में होता था। तो अब इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो 1833 के चार्टर एक्ट में उन लोग को एक तरीके से छूट दी थी कि आप लोग जाइए ओपन कंपटीशन, यानी एक तरीके से कंपटीशन को ओपन कर देगा, आप लोग जाइए और करिए, हो जाता सिविल सर्वेंट का एग्जाम क्रैक करिए, आप लोग एक तरीके से अधिकारी बन के इंडिया में आके सर्व करिए। ठीक, लेकिन ये बस लिखित तौर पे हुआ था, अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। बोला जाता ना कि करप्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। और इस एक्ट के बाद इट अलाउस ब्रिटिश टू फ्रीली सेटल इन इंडिया। जैसे आप लोग देखेंगे कुछ साल पहले हमारी जो लोकसभा थी, लोकसभा में कुछ सीटें ऐसी रिजर्व की जाती थी लोकसभा में कि जो एंग्लो इंडियंस नाम से होती थी। कौन से? हमारे पार्लियामेंट में कुछ सीटें रिजर्व थी एंग्लो इंडियंस नाम से। हाँ, तो वो कौन से एंग्लो इंडियन? वही एंग्लो इंडियन है जो 1833 में, यानी हमारे 1833 में आके इंडिया में सेटल हो गए हैं। इस एक्ट बाद, यानी एक तरीके से प्योरली आप लोग आके, और सेटल का मतलब क्या होता है कि ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स आके यहाँ पे वर्क कर ही रहते, लेकिन प्योरली सेटल होने का मतलब ये होता है कि आप लोग यहाँ पे आए,
इंडियन लड़की से शादी करिए, यहाँ पे अपना खुद का घर खरीदिए, खुद की जमीन खरीदिए और एक तरीके से पूरी तरीके से रहिए, यानी अब ब्रिटिशर्स भी आके यहाँ पे रह सकते थे, ये अलाउ कर दिया था। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको पहले हटा देते हैं ये। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब कौन सा एक्ट आता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट आना जाता है। इसके लिए इसमें एक चीज मेंशन, जैसे आप लोगों ने पहले मैंने बताया था ना कि जो ट्रेड के जो मोनोपोली है उसको 20 ईयर्स इंक्रीज करने के लिए हर साल एक्ट, मतलब हर 20 ईयर्स पे आता था। तो सबसे पहले कब आया? 1793 में आया, उसके बाद 1813 में आया, उसके बाद 1833 में, जो इसके ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब 20 साल के अंतराल पे आता है, तो 1853 में, यानी जो ये वाला हमारा चार्टर एक्ट है, यानी जो ये वाला चार्टर, इसमें भी ये चीजें इन लोगों को मेंशन करनी चाहिए कि 20 ईयर के, सॉरी 20 ईयर्स की जो ट्रेड मोनोपोलीज को एक्सटेंड करा जाए, लेकिन इसमें कोई वैसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन किया ही नहीं गया। लिखा है ना कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसमें मेंशन नहीं किया गया। इस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें जो 20 ईयर्स की जो मोनोपोली थी उसका एक टाइम पीरियड मेंशन रहता था, वो टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं था। तो कौन सा था? हमारा 1853 का चार्टर एक्ट था। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे सबसे मेन चीज, अब जैसे इसके ऊपर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 1781 का जो एग्जीक्यूटिव, सॉरी ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी को, इन दोनों को सेपरेट किया जाने लगा, मतलब यहाँ उस एक्ट से उसको सेपरेट कर दिया गया। वहां पे बस एग्जीक्यूटिव ही सेपरेट हुआ था, लेजिस्लेचर अभी भी सेपरेट नहीं हुआ था, यानी लॉ मेकिंग बॉडी में हमारे सुप्रीम कोर्ट के का भी हस्ताक्षर थे, सॉरी हिंदी वर्ड में अच्छे से बोल नहीं पाता, यानी इन्वॉल्वमेंट होता था। तो यहाँ से क्या कर दिया गया, यहाँ से सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को, जुडिशरी को एक पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया गया। और जुडिशरी तो हमेशा से इंडिपेंडेंट थी। और यहाँ पे 6 मेंबर एडेड एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, और यहाँ पे 6 मेंबर्स को ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन लोगों को ऐड इसलिए किया गया, अब जो लॉ इंप्लीमेंट करवाएंगे तो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसलिए सीट जो थी इनको इंक्रीज कर दी गई। और ये पहली सीट कितनी थी? ये पहले सिर्फ 3 थी। कौन कौन थी? गवर्नर, तो गवर्नर जनरल, और उसके बाद क्या था? कमांडर इन चीफ, जो हमारे मिलिट्री का चीफ होता था वो। अब इसको यहाँ पे इंक्रीज करके 6 बना दिएगा। कौन से एक्ट में? 1853 के एक्ट में। उसके बाद जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरीके से इंक्रीज किया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। और ये रिप्रेजेंटेशन ये किस चीज में बात कर रहा है, किस चीज में आ रहा है? रिप्रेजेंटेशन बात कर रहा है ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में, लेजिस्लेटिव मेंबर्स में, यानी लॉ मेकिंग बॉडी में और लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी में। कौन कौन सी में? टोटल 6 प्रोविंस थी, ठीक है ना। 11 थी, 11 में से कुछ प्रोविंस में ये इंप्लीमेंट किया गया था। बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है, ये वो वाला नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नहीं है जो आप लोग समझ रहे पंजाब, पटियाला वो वाला, वो उधर पाकिस्तान वाला एरिया नहीं। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो हमारा आज का प्रेजेंट का यूपी है, उत्तर प्रदेश, ये वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की बात हो रही है। ये कौन कौन से एक्ट्स में आए? हमारे चार्टर 1853 में, यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे, अच्छा मैंने स्लाइड को फिर से मैंने देख लिया, वो क्या है? ओपन कंपटीशन, जो इसके पहले वाले एक्ट में आया था 1833 के, जो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, इसको पूरी तरीके से इंक्रीज, मतलब अच्छे, मतलब पूरी तरीके से फ्रीली इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब इंडियन सच में ब्रिटेन में जाके एग्जाम दे के भैया सिविल सर्वेंट बन सकते थे, यानी आईएएस नहीं, उस टाइम पे दूसरी पोस्ट होती है, वो सब बन सकते थे। अब हम लोग चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, ये हमारा 1858 में ही क्यों पास हुआ? इसलिए पास हुआ क्योंकि भैया 1857 में कौन सा हमारा जो सबसे पहला फर्स्ट वॉर फॉर फ्रीडम हुआ था इंडिया में, वो कौन था? रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कहाँ से चालू हुआ था? हमारा मेरठ से चालू हुआ था। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो बैरकपुर से चल गया, और इसमें सबसे जो मेन प्रोमिनेंट फिगर थे वो थे हमारे मंगल पांडे। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूज को मारा था। तब उनके बाद उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, और उसी के बाद से ये जो रिवोल्ट है हमारा चालू हुआ था, मेरठ से चालू हुआ था। खैर ये तो एक अलग टॉपिक, इसके ऊपर मैं तो एक अलग वीडियो लेके आऊंगा ही आऊंगा। लेकिन अब इसके बाद अब क्राउन जो हमारा सोच रही है, यानी ब्रिटेन ये सोच रही है, अरे यार अब तो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, कितना भी रेगुलेटिंग एक्ट लाओ, चार्टर एक्ट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलाना ढिमकाना सब कुछ लाओ,
फिर भी जो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है अच्छे से गवर्न मतलब जो EIC अब गवर्निंग बॉडी नहीं बन पा रही है, तब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाएगा, यानी कंपनी रूल पूरी तरीके से जो हमारा कंपनी रूल है, कंपनी रूल एक तरीके से पूरी तरीके से एंड कर दिया गया। कंपनी रूल को एंड कर दिया गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है हमारा क्राउन रूल। कौन सा रूल आ रहा है हमारा क्राउन रूल, यानी जो हमारी क्राउन है वो डायरेक्ट इंटरफेयर करेगी, डायरेक्ट रूल करेगी, यानी रानी शासन करेगी। अब रानी जब बोला कि हाँ मैं शासन का, जैसे इंडियंस ने बोला ना कि भैया ईस्ट इंडियन कंपनी आ गई, उन्होंने तो ऐसा ही बहुत से वादे किए, बहुत से एक्ट्स लाए, फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से वर्क नहीं कर पाया। इंडियंस जो है और सॉरी इंडियंस जो है और गरीब बनते गए, जो कंपनी वो और अमीर बनता गया। तो आप लोग में ऐसा क्या चीज है, तो रानी ने बोला, सॉरी क्राउन ने बोला, हम लोग गुड गवर्नेंस लाएंगे, यानी गुड गवर्नेंस की प्रॉमिस की गई। और गुड गवर्नेंस कैसे आएगा? हाँ, गुड गवर्नेंस ऐसे आएगा कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं उसमें इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन उसको एक तरीके से बढ़ाया जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे देखिए ये तो हमारा फर्स्ट हो गया सबसे इंपॉर्टेंट कि क्राउन रूल आ गया 1858 के एक्ट में। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से जो डुअल सिस्टम बॉडी थी ना, वो डुअल सिस्टम बॉडी को खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। और कौन सी नई चीज ऐड की गई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी सेक्रेटरेट ऑफ सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक तरीके से ऐड किया गया। और इनका ऑफिस कहाँ होता है? जो आज का प्रेजेंट का जो DU है, DU का जो नॉर्थ कैंपस है, वहीं पे इनका ऑफिस होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस होता था। और इसमें कौन बैठता था? इसमें कौन जो सेक्रेटरी जो सॉरी उसको अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे उनका ऑफिस वहीं पे वो बैठते, तो वो हमारे सारे सिविल मैटर्स में, मिलिट्री मैटर्स में, रेवेन्यू मैटर्स में ध्यान रखते, मतलब तभी से उनको चेयरमैन टाइप का बनाया गया था, सुप्रीम बॉडी नहीं। सुप्रीम बॉडी अभी भी कौन थे? हमारे जो गवर्नर जनरल थे वही थे। लेकिन एक चीज यहाँ पे और चीज चेंज की, डेजिग्नेशन फिर से चेंज कर दी गई। क्या चेंज कर देगा? अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे पहले, अब उनको कर दिया गया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। और सबसे पहले वॉइसरॉय कौन बने? हमारे बने हैं लॉर्ड कैनिंग। ये कब बने थे? हमारे 1858 में, ठीक। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे लॉर्ड डलहौजी थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। फिर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स वाली पॉलिसी लाई थी, तो उसके थ्रू लैंड्स को एक्वायर कर लिया जाता था। अच्छा खैर छोड़ी, तो हमारा 1857 के रिवोल्ट का मैटर तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे। अब इसके अंदर जो गुड गवर्नेंस के इन लोगों ने प्रॉमिस तो कर, जैसे देखिए ये है ना गुड गवर्नेंस, इसको तो इन लोगों ने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ भाई हम लोग गुड गवर्नेंस करेंगे, लेकिन अब गुड गवर्नेंस लाएंगे कैसे? तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इसमें पार्लियामेंट में पार्लियामेंट बोल रहा हूँ मैं, जो लॉ मेकिंग बॉडी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए 3 एक्ट लाए गए। कौन कौन से एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909 फॉर गेट हेल्प ऑफ इंडियंस फॉर द रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए ये तीनों एक्ट पास किए गए थे, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी हम लोग चलते हैं हमारे मेन एक्ट पे, इंडियन काउंसिल एक्ट। ध्यान रखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग इसमें मतलब एक तरीके से नोटेड वाला पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान से एकदम पढ़िए। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वाज रिस्टोर्ड। देखिए इसके पहले वाले एक्ट में 1833 का जो एक्ट था उसमें था ना कि जो पावर थी पावर वापस रिस्टोर कर दी गई थी, लेकिन वो कौन सी पावर रिस्टोर की? वो अभी भी सिर्फ सिविल पावर रिस्टोर की गई थी। फिर उसके बाद तो 1853 में तो वो पूरी तरीके से 1833 में तो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, क्योंकि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। उस टाइम उन लोग को जो पावर थी वो सिविल मामले में दे दी गई। फिर यहाँ से जो पूरा का पूरा सुप्रीमेसी है वो इन लोग को आपस से रिस्टोर कर दी गई, हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को। उसके बाद अनेबल्ड वायसरॉय टू नॉमिनेट सम इंडियंस फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल जस्ट लाइक महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। देखिए इन लोगों ने प्रॉमिस किया था ना कि हम गुड गवर्नेंस लाएंगे 1858 के चार्टर एक्ट में। तब गुड गवर्नेंस कैसे लाएंगे भैया? जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इंडियंस के पार्टिसिपेशन के लिए, मतलब पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी तो अपने आप गुड गवर्नेंस आ जाएगा। नहीं उन लोग भी कुछ सजेस्ट करेंगे, हाँ लॉ मेकिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये डालिए ये चीज मेंशन करिए। तो 3 लोगों को ऐड किया गया। सबसे पहले है हमारे महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल एक्ट में कौन से 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा ऐड किया गया था? हमारे इंडियंस को ऐड किया गया था ब्रिटिश काउंसिल में। तो कौन कौन थे हमारे? वो महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। दिस सिस्टम वर्क एज मॉडर्न डे कैबिनेट सिस्टम। अब जैसे देखिए आज के टाइम पे कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में क्या है कि
मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ये, मतलब एक तरीके से बहुत से मैटर्स है, होम मिनिस्ट्री, इन सबको डिवाइड कर दिया गया। तो यही सेम चीज लॉर्ड कैनिंग ने सोचा कि अच्छा भैया हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है। लॉर्ड कैनिंग बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने 1859 में इसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता है। ये और जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है ना, एक तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम से ही जस्ट उठा के कॉपी कर दिया गया है। तो ये सिस्टम कब आया हमारा 1859 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्टफोलियो सिस्टम कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब आया था हमारा 1859 में इम्प्लीमेंट हुआ था, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और यहाँ पे जैसे इंडिया में एक प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की पावर होती है कि ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस एक तरीके से टेम्पररी लॉ होता है, वही सेम चीज यहाँ पे ला दी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल मिलके एक ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, टेम्पररी लॉ, कुछ महीनों के लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, कोई भी लॉ बना के, वही सेम चीज में ला दी गई। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, जैसे क्या क्या चेंज हुआ था, लेजिस्लेटिव, सॉरी मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, legislative powers of Madras was restored, enabled Viceroy to nominate some Indians, यानी 3 इंडियंस को इसमें नॉमिनेट करके ऐड किया गया। तो कौन कौन से थे हमारे, महाराजा ऑफ बनारस, सॉरी महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। तीसरा, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया 1859 में। और चौथा, ऑर्डिनेंस पावर जो थी, सॉरी जो ऑर्डिनेंस थी एक टेम्पररी लॉ के तरीके से वो इम्पोज कर दी गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा कौन सा एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, जो हमारा कब पास हुआ 1892 में, और इसके पहले कब पास हुआ 1861 में। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में हम लोग चलते हैं। इंक्रीज्ड नॉन ऑफिशियल मेंबर, अब 1861 के एक्ट में भी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन थी इंडियंस की इंक्रीज की गई, लेकिन अभी तो उस टाइम बस 3 आए थे, कौन कौन से, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। और इसमें 1892 में एक तरीके से जो सीट्स थी वो और आई थिंक 16 के आसपास ये सीट्स को इंक्रीज कर दी गई थी। गेव पावर टू ओनली डिस्कस द बजट, ध्यान रखिएगा कि ओनली यहाँ पे लिखा है, ओनली मेंशन है, यानी ऐसे भी अगर आप कोई स्टेट यूपीएससी वाला बंदा अगर मेरा वीडियो देख रहा था, हालांकि मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, तो फिर भी अगर मान लीजिए कोई देख रहा है तो एक ये देखिएगा वर्ड्स पे आप लोग ध्यान की, ओनली, ओनली यानी 18 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में पावर तो दे दी गई थी कि आप लोग डिस्कस को मतलब सॉरी बजट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पावर दी गई थी डिस्कस की, यानी बस आपस में बात व्यवहार कर सकते हैं, इसमें कोई चीजें आप ऐड नहीं करवा सकते हैं सजेस्ट करके, ये चीजें नहीं आई थी। तो सिर्फ पावर दिया गया था टू ओनली डिस्कस द बजट, बस, और कुछ नहीं। कि आप लोग मान लीजिए आप लोग को पसंद है, फिर भी आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये आया तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। ठीक, इंक्रीजिंग इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, गोपाल कृष्ण गोखले सबसे पहले आए थे। यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें भी जो सीट्स थी इसको इंक्रीज की गई, और सबसे पहले थे और सबसे प्रोमिनेंट अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे गोपाल कृष्ण, सबसे पहले नहीं, एक प्रोमिनेंट फिगर बना तो वो थे कौन है, हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। अब उसके बाद हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ये हमारा कब आता है, तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 में, और इसको एक तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी वो इसमें एक तरीके से झलक जाती है। इसके पीछे कहानी है, क्या कहानी है कि 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में, यानी बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता है। तो बंगाल को डिवाइड किसने किया था, उस टाइम के जो वायसरॉय थे वो थे हमारे लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिएगा। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वहां पे एक तरीके से हिंदू, यानी जो हमारी हिंदू पॉपुलेशन है और जो हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है ये एकजुट हो गई थी, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुआ था, इंडियंस तो परेशान रहते ही थे, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो पॉपुलेशन एक तरीके से इन लोगों में इतनी ज्यादा यूनिटी आ गई थी कि अब इंडियन सुलह कि यार इतनी यूनिटी आ जाएगी तो फिर तो हम लोग को बहुत जल्दी ही इंडिया को छोड़ के भागना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, मॉर्ले मिंटो बिल, यानी मॉर्ले मिंटो एक्ट आया। इसका नाम मॉर्ले से क्योंकि जो ये जो मॉर्ले है, मॉर्ले उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मिंटो, और मिंटो ये हमारे उस टाइम के आई थिंक ये भी सेक्रेटरी, ये भी काउंसिल के कोई मेंबर थे, इसका मैं क्लियर नहीं, सॉरी, इसको मैं बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बस आप लोग याद रखिए मॉर्ले मिंटो एक्ट का, सॉरी बिल कब आया, 1909 में आया। ये इंडियन काउंसिल एक्ट का तीसरा एक्ट है। इसमें क्या किया था, इंक्रीज सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ठीक, यहाँ पे जो सीट्स थी इसको इंक्रीज कर दी गई, यानी देखिए पहले कितनी सीट्स थी, पहले थी 3 सीट, फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में इसको 16 कर दी गई। उसके बाद जो ये सीट्स थी इसको इस सीट्स कम से कम 60 बना दिया गया था, यानी 60 इंडियंस एक बार में जाते थे
और लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते थे और लॉ मेकिंग बॉडी में हेल्प करते थे। लेकिन यहाँ पे सीट्स इंक्रीज करेगी कौन कौन, दोनों लेवल पे, यानी सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल यानी स्टेट लेवल पे भी। उस टाइम पे स्टेट नहीं प्रोविंस होता था, प्रोविंशियल लेवल। कितनी सीट्स, लगभग 60। और जो सबसे पहले वो बने थे, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वॉइसरॉय बने थे, वो कौन थे, हमारे सत्येंद्र सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सत्येंद्र सिन्हा जो है हमारे, ये सबसे पहले इंडियन है जो अपॉइंटेड एज अ वॉइसरॉय ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सबसे पहले ये वो वॉइसरॉय बने थे। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स की, मतलब डिवाइड एंड रूल एक्ट इसलिए इसको बोला जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ यहीं से सेपरेट इलेक्टोरेट एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा दिया गया। किसके किसके में, मुस्लिम्स में। मुस्लिम मेंबर्स कैन ओनली इलेक्ट बाय मुस्लिम वोटर्स। ओनली, ध्यान रखिए यहाँ पे ओनली लिखा है, इसी को हम लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बोलते हैं। ओनली का मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम मेंबर, जैसे आज का मैं प्रेजेंट डे का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस से हमारे मोदी जी सांसद है, मोदी जी खड़े हुए लोकसभा के चुनाव में। अब उनको हम लोगों ने वोट दिया, तभी वो सांसद बने। तो सांसद जब वो बने तो वो एक सिर्फ एक कम्युनिटी या फिर एक जाति के वोट के बेसिस पे तो वो सांसद नहीं बने, यानी क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते उसको जी, लेजिस्लेटर में तो आए नहीं, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए नहीं, वो सारे वोट में आए ना, मतलब कि एक तरीके से पूरी पूरी पॉपुलेशन, ना हिंदू ना मुस्लिम, सॉरी हिंदू मुस्लिम सारी जातियों ने उनको वोट दिया, तब वो जाके मेंबर बने, मतलब संसद बने। इसमें इस एक्ट में क्या चीज लाया गया कि जो मुस्लिम मेंबर्स थे ना, जो खड़े होंगे, सॉरी जो मुस्लिम मेंबर है वो इलेक्ट कैसे होंगे, वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर पाएंगे। तो मुस्लिम वोटर ही इलेक्ट कर पाएंगे, तो एक तरीके से हीन भावना सबके मन में, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, रिलीजन के ऊपर सबके अंदर एक हीन भावना आ ही जाती है। तो इसी यहीं से जो मुस्लिम्स और हिंदू है, यहाँ एक तरीके से डिवाइड होने लगी। और क्यों डिवाइड होने लगी, 1905 में बंगाल विभाजन लोगों ने देखा ही था। फिर उसी के अगले साल मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, तो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन एक तरीके से पीक पे था। तो ब्रिटिशर्स ने ये चीज देखा, हाँ हाँ हम लोग यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, इन लोगों ने यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया। आप लोग को उसमें उन सब चीजों में नहीं जाना, आप लोग बस ये क्या क्या देखना है कि इन सब एक्ट्स में क्या क्या कौन कौन से प्रोविजंस थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब चार्टर सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। अब हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब कब आया हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा सबसे पहला आया था 1858 में, जिसमें जो डायरेक्ट क्राउन रूल आ गया था, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की जो डेजिग्नेशन उसको चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कर दी गई थी। ठीक, सबसे पहले हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। अब उसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। अब इसमें क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ बजट ऑन प्रोविंशियल और सेंट्रल, यानी इसके पहले जो बजट लाया जाता था, यानी जो एनुअल बजट लाया जाता था, वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे कोई एक बजट आता, जैसे सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे कोई एक ही बजट आता था। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद जो सेपरेशन था वो एक तरीके से सेपरेट कर देगा, प्रोविंशियल जो बजट था वो प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे सेपरेट कर देगा। डिस्कस भी कर सकते हैं। डिस्कस पर तो हालांकि पहले से ही दी गई थी। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की। डायआर्की यानी एक तरीके से कुछ कुछ जो मैटर्स, यानी कुछ कुछ जो पावर उसको डिवाइड कर देगा, यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में, रिजर्व सब्जेक्ट्स में। जो एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वो ब्रिटिश देखते थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में डिवाइड कर देगा कि हाँ ट्रांसफर सब्जेक्ट कोई और देखेगा, रिजर्व सब्जेक्ट्स कोई और देखेगा। ये होता है डायआर्की, यानी चीजों को डिवाइड कर देना। एक तरीके से देखा जाए तो आज के में सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और एक वो कॉन्करेंट लिस्ट आती, 3 लिस्ट आती है ना, उन 3 लिस्ट में बहुत सी चीजें हैं, मतलब बहुत चीजें की बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उन सबको डिवाइड किया गया। वही सेम चीज इसमें भी है कि बॉडीज को डिवाइड कर देगा और एक लिस्ट बना दी गई है, उसी को डायआर्की बोलते हैं। तो ऐसा भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि जो डायआर्की है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी, तो कब कराई गई थी, 1919 में कराई गई थी। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स डिवाइड किए थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, सिविल मामले अलग आ जाते हैं, मिलिट्री मामले अलग आ जाते हैं, पुलिस मामले अलग आ जाते हैं। तो ये एक है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या आता है, बाइकैमरलिज्म जो होता है, बाइकैमरलिज्म होता है कि दो सदन, यानी जैसे इंडिया में भी बाइकैमरलिज्म है अभी भी, यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी 2 सदन, 2 हाउसेस है ना, वही सेम चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दी गई। और ये जो इंडिया में जो बाइकैमरलिज्म ये इसी एक्ट से ही ऑप्ट किया गया है। हाँ, यानी जो सोर्स है उसका यही बना ही है। लेकिन ये जो बाइकैमरलिज्म में कौन से लेवल पे, ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे इसको इम्पोज किया गया था। जो हमारा बाइकैमरलिज्म ये अभी सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही आया था, प्रोविंस लेवल पे नहीं आया था।
फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक, यानी अब प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंस लेवल पे सब लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में ऑप्ट हो सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं। ये एक तरीके से इसमें इस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आते हैं कि इसमें जो रिफॉर्म्स आए थे वो कौन कौन से, डायरेक्टली इसमें ऐड हुई थी, हाँ हुई थी, बाइकैमरलिज्म ऐड हुआ था, हाँ हुआ था। अच्छा, जो बजट था उसको सेपरेट कर दिया गया था, सेंट्रल के लिए अलग और प्रोविंस के लिए अलग, और एक तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी बोलते हैं। और ये एक क्वेश्चन आया ये यूपीएससी में, आई थिंक 2017 के 18 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया है, मॉन्टेग्यू चॉम्स्की रिफॉर्म, ये कौन सा रिफॉर्म है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है कि गवर्नमेंटल रिफॉर्म है कि फिर सोशल रिफॉर्म है? तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अब आप लोग के मन में ये आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा इंडिया में 1950 में इनेक्ट हुआ है और 26 नवंबर को इनेक्ट हुआ है और 26 जनवरी को पास हो गया है। नहीं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, इसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन था, एक रूल ऑफ बुक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रूल ऑफ बुक की हमारी जो इंडिया में जो कंट्री कैसे गवर्न की जाएगी, तो एक रूल ऑफ बुक तो थी, उन्हीं उन्हीं में ये सब चीजें ऐड की गई थी, जितनी रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, फिर चार्टर एक्ट, ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो लिखी न जा रही होगी, तो वो एक रूल ऑफ बुक थी, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी बोलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो जाता है, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 में इतना ही है। अब हम लोग आगे वाले में चलते हैं। आगे क्या क्या हमारा सबसे लास्ट जो हमारा एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें क्या क्या है, ये पहले मैं पेन चूज कर ले रहा हूँ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इट एबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंस, यानी एक तरीके से जो प्रोविंस पे ऑटोनॉमी एक तरीके से दे दी गई, यानी सुप्रीमेसी दे दी गई कि आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे इंडिया में अभी भी स्टेट्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी नाम का एक चैप्टर, एक पार्ट है। तो डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जब स्टेट अपना कोई लॉ बनाएगा तो स्टेट उन सब 11-12 लॉज के थ्रू ही, मतलब उन सब में से कोई ना कोई एक चीज लॉ उठा के हमारे लॉ बॉडी में हमारे लॉ में उसको इनेक्ट कर सकता है, फिर उसको पास कर सकता है। यानी उन्हीं कुछ सब्जेक्ट्स को देख के ही क्या बोलते हैं, स्टेट हमारा लॉ बनाएगा। तो वही सेम चीज प्रोविंस को उस टाइम पे प्रोवाइड करा दी गई कि हाँ भाई, अब आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अब आपको जो मन करना वो करिए, जो जैसे एक्ट पास करना है वैसे एक्ट इसमें पास करिए। यानी और डायरकी क्या है, यानी जो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ये दिखा ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट से इसको खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से, ठीक। डायरकी कहाँ ला दी गई? डायरकी सेंटर में ला दी गई, ठीक। अब इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डायरकी एट प्रोविंस कब लाया गया, कब लाया गया भैया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में लाया गया, ठीक। और डायरकी एट सेंट्रल लेवल पे कब लाया गया? वो हमारा लाया गया 1935 में। उसके बाद बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंस, इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। यानी अब देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया ना कि जो बाइकैमरलिज्म है, यानी दो सदन वाला, दो सदन यानी सेंट्रल और लोकसभा और राज्यसभा, तो ये क्या बोलते हैं, ये कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? सेंट्रल लेवल पे। कब कराया गया था? हमारा 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पास कराया गया था। और बाइकैमरलिज्म प्रोविंस लेवल पे कब लाया गया? हमारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और उस टाइम पे टोटल 11 प्रोविंस थे, लेकिन 11 में नहीं पास कराया गया, इसको किसमें? टोटल 6 में पास कराया गया, यानी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंस एंड बिहार। ठीक है, तो इन्हीं 6 प्रोविंस में इसको बस एक तरीके से पास करा दिया गया था। उसके बाद इसको मैं थोड़ा इधर हटाता हूँ। हाँ, ये हट गया। अब देखिए, डिविजन्स ऑफ पावर, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट। देखिए मैंने ऊपर बताया था ना कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, एक तरीके से लिस्ट बना देना कि आप भैया आपका जुरिस्डिक्शन बस इतना है, आपका जुरिस्डिक्शन बस इतना है। वही सेम चीज को अब पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड कर दी गई कि जो पावर इसको डिवाइड कर दी गई, यानी सेंट्रल लिस्ट एक अलग से बन गई, प्रोविंशियल लिस्ट एक अलग से बन गई, कंकरेंट लिस्ट एक अलग से बन गई। और अब इसके बाद इस एक्ट में बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से 90% जो चीजें हैं ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही उठाई गई है। ठीक, बहुत सी चीजें हैं। देखिए मैंने इसको इरेज किया तो ये इरेज नहीं हो रखी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ फिर से। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, बट आई अंडरस्टैंड कि आप लोग मुझे समझते हैं और पढ़ाई करेंगे अच्छे से।
इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हाँ, अब मैं वापस आता हूँ। डिवीजन ऑफ पावर यानी कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सॉरी प्रोविंशियल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, एक 3 लिस्ट बना दी गई। उसके बाद जो सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट आप लोग कमेंट मेंशन करिएगा कि सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से एक्ट के अंदर आया। तो आप लोग बोलेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट लग रहा है इसी में। नहीं नहीं नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया हमारा, सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा आया है मार्लिमेंटो जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें आया है, 1909 में आया है। किसके सेपरेट, यानी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए आया था, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एससी यानी जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट है उसके लिए, यानी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, फिर वुमेन्स के लिए एंड लेबर के लिए। तो यानी जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये कब किसके किसके लिए लाया गया, एससीज के लिए, वुमेन्स के लिए, लेबर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहला सेपरेट इलेक्टोरेट कब पास कराया गया था, कब सॉरी एससीज के लिए कब आया था हमारा 1935 में, वुमेन्स के लिए कब आया था 1935 में, लेबर्स के लिए कब आया था 1935 में। और इसके बाद जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना इंडिया का, फेडरल स्ट्रक्चर भी 1935 में ही आया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है। उसके बाद जो हमारा फेडरल कोर्ट्स होते हैं ना उसको भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया है। आरबीआई यानी जो ये हमारी आरबीआई, देखिए आरबीआई है ना, आरबीआई की भी स्थापना इसी साल करवाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। तो ये था हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर, सॉरी ये क्या खुल गया, पूरा चैप्टर जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब इसको आप लोग मतलब पूरा वीडियो देखेगा और 2x की स्पीड पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर आधे घंटे का वीडियो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये अब देखिए हम मैंने बोला था कि सबसे पहली जो स्लाइड है इसको मैंने रिवीजन के लिए डाला है, ठीक। तो रिवीजन एक बार क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको रॉयल चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, वो यहाँ पे आते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध जब खत्म हो जाता है तो 1765 में हमारा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। देखिए इसमें मैंने इसमें नाम भी मेंशन है, शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन होता है। फिर सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट यानी जो कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। फिर इसी के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट कर दिया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट हमारा पास किया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट पास में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक तरीके से डुअल सिस्टम को पास किया जाता है। उसके बाद चार्टर एक्ट यानी जो ट्रेड मोनोपोली है इसको 20-20 साल के लिए एक्सटेंड करने के लिए 3 एक्ट लागे। कब, 1813 में, 1833 में, 1853 में। 1833 में जो डेजिग्नेशन है उसको 1773 में भी डेजिग्नेशन चेंज की गई, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। फिर और सबसे पहले थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। फिर 1833 में उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। उसके बाद 1857 का जब क्रांति खत्म होती है उसके बाद जो सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसमें वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाने लगा, यानी डेजिग्नेशन उसको चेंज कर दी गई। सबसे पहले वॉइसरॉय को हमारे लॉर्ड कैनिंग बने। उसके बाद गुड गवर्नेंस का प्रॉमिस किया गया था। तो गुड गवर्नेंस कैसे आएगा भाई साहब, नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी इंडियंस की जो पॉपुलेशन उसको इंक्रीज करेंगे लेजिस्लेचर में तभी आएगा। तो 3 एक्ट आए 1861, 1892 और 1909। ये सबसे पहला सेपरेट इलेक्टोरेट वाला एक्ट है ये 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसी में डायरकी इंट्रोड्यूस कराई गई और ये क्या बोलते हैं बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इसमें बहुत सी चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट कराया गया, प्रोविंशियल लेवल पे भी बहुत सी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई, सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराई गई, आरबीआई की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। और उसके बीच में देखिए इसमें एक दिया है 1932 में कम्युनल लॉ दिया गया था, मतलब एक तरीके से इसको अनाउंस किया गया था। कंपनी रूल ब्रिटेन के इसमें टोटल 2 रूल है, यानी आजादी तक 2 रूल आए हैं। यानी सबसे पहला आया कंपनी रूल 1773 से 1858 तक और दूसरा है क्राउन रूल, ये हमारा 1850 से 1947 तक। उसके बाद ब्रिटेन में 15 अगस्त 1947 को एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसी में जो हमारा जो भारत है वह आजाद हो जाता है। ये हमारा पूरा चैप्टर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यहीं पे फिनिश होता है। ये पीपीटी में अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा। और मैं अब यूट्यूब पे मैं लगभग कंटिन्यूटी मेरी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो मुझे और प्यार दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जैसे ये पहला चैप्टर है मैं इसके बाद और भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने चैप्टर्स हैं लाइन वाइज लाइन सारे आर्टिकल्स दो मैं सारे के सारे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप सबको ये चैप्टर, ये कमेंट्स में मेंशन कर जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।